हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं शाम को 7 बजे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के शानदार क्लास लेकर के। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम की दृष्टि से। साइंस का 20 क्वेश्चन है और साइंस का इसके बाद 20 सोशल साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। आप लोग को आंसर पता है तो आंसर कॉमेंट करेंगे, नहीं पता है याद करते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चलिए फटाफट से बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें, अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही। यहाँ से एक हम ट्रिक आप लोगों को देते हैं जो हमेशा याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ईटा पर नाच, ठीक है, ईटा पर नाच। इसका कहने का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, ठीक है, और पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। क्या है न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन का चैडविक, चैडविक है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो थॉमसन हो जाएगा, टॉमसन, और पा से प्रोटॉन रहेगा तो रदरफोर्ड, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है आप लोग कमेंट करें फटाफट से। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अवश्य जुड़ जाए। एवरीडे शाम को 7 बजे क्लास आप लोग को जीके जीएस के लिए देखने को मिलता है यहाँ पे। तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेग है, ध्यान देंगे कि तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेग है परंतु द्रव्यमान समान द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। क्या होगा राइट आंसर? तो देखेंगे तत्व जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेग है, भिन्न भिन्न क्या है, नाभिकीय आवेग है, लेकिन समान मात्रा में द्रव्यमान संख्या है, तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाता है? याद रखेंगे यहाँ पे आपको इस पॉइंट से पकड़ना होगा कि समान द्रव्यमान यानी जिसका भार समान हो समभारी कहलाता है। जिसका भार समान हो क्या कहलाता है? समभारी। और जिसमें इलेक्ट्रॉन समान हो सम, है ना, जिसमें ना इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जिसमें परमाणु संख्या समान हो समस्थानिक कहलाता है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो सम न्यूट्रॉनिक कहलाता है। तो बस आपको पकड़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र का इनके न्यूक्लियॉन से गठन होता है। बताइए फटाफट से क्या बोल रहा है कि केंद्र का इनके न्यूक्लियॉन से गठन होता है। क्या होता है? क्या द्रव्यमान का घटाव होता है, द्रव्यमान में बढ़ोतरी होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान में बढ़ोतरी या घटोतरी होता है। तो केंद्र का इनके न्यूक्लियॉन से संगठन में क्या होता है, याद रखेंगे, ये होता है द्रव्यमान में क्या होता है, घटाव होता है, यानी कमी होती है केंद्र के इनके न्यूक्लियॉन से। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? गलनांक यानी जो पिघलता है, किस तापमान पे सबसे ज़्यादा उच्चतम तापमान पे कौन पिघलता है? तो यहाँ पे आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट आंसर की बात करें। देखिए अगर बात करें कि निम्नलिखित में किसका उच्चतम गलनांक है, ठीक है, तो गलनांक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है जिसका गलनांक क्या है, उच्चतम है। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित के जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह विखंडित होगा। विखंडित होगा क्या, यानी क्या क्या अलग हो गए। जब एक जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विखंडित होगा, यानी जलीय विलयन में क्या विखंडित होगा, अलग होगा। यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा या बेंजीन होगा। राइट आंसर की बात करें हम तो याद रखेंगे कि जलीय विलयन से अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो जो उसमें विखंडित होगा वो सिल्वर नाइट्रेट होगा, जो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे अगला सवाल है कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का घोल अनुपात के लिए अच्छा सूचक है। किसके लिए? ध्यान दें सवाल क्या दिया हुआ कि ऑक्जेलिक अम्ल के घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा का अनुपात, ठीक है, सॉरी अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है। क्या मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, या फ्लूरीन है, या फेनॉल्फथैलीन है? क्या होगा राइट आंसर? तो इसकी राइट आंसर की बात करें कि ऑक्जेलिक अम्ल के विरुद्ध अगर कास्टिक सोडा का अनुमापन लगाना है, जांच करना है, तो उसके लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? फेनॉल्फथैलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लोहे तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? ध्यान समझिएगा कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि तांबा अवक्षेपित होगा, लौह अवक्षेपित होगा, लौह एवं तांबा दोनों ही अवक्षेपित हुए, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। याद रखेंगे कि अगर लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो ठीक है, कॉपर यानी तांबा जिसको बोल सकते हैं, तो तांबा के घोल में रखा जाता है तो तांबा ही क्या होता है? अवक्षेपित होता है। तांबा क्या हो जाएगा? अवक्षेपित होगा। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि जल के क्वथनांक के, ठीक है, जल के क्वथनांक को डॉट डॉट के तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। जल का क्वथनांक है, जल का क्वथनांक आप लोगों को पता होगा 100 डिग्री पे जल क्या करती है, खौलती है। जल को अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री पे जल जम जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया कि जल का क्वथनांक को तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। पहला है कि जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। बुलबुले का गठन, वाष्प का निष्कासन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर की बात करें कि जल का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि जब किसी घोल को एक अर्धपरागमय द्वारा, यानी अर्धपरागमय झिल्ली जिसे बोला जाता है, कि जब एक घोल को अर्धपरागमय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को कहते हैं। क्या कहा जाता है ये बताना है आप लोगों को फटाफट से। तो देखिए कि एक जब किसी घोल के एक अर्धपरागमय झिल्ली, ठीक है, तो झिल्ली के द्वारा उसके विलायक से पृथक कर दिया जाता है। तो देखेंगे विलयन होता है, तो विलयन में विलेय और विलायक पाए जाते हैं। जिसकी अधिक मात्रा होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और विलेय और विलायक मिलता है तो विलयन बनता है। तो विलायक से जब पृथक कर दिया जाता है तो ये घटना को क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, इस घटना को प्रसरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसरण कहा जाता है, जब विलायक पृथक किया जाता है अर्धपरागमय झिल्ली के द्वारा। आगे, जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है। जल स्नेहक कोलाइडी जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं? क्या जल स्नेही रूप में, द्रव स्नेही रूप में, द्रव विरोधी के रूप में, या जल विरोधी के रूप में? क्या होंगे राइट आंसर? यहाँ पे देखते हैं कितने आंसर इसका बता पाते हैं आप लोग। तो याद रखेंगे यहाँ पे दिया हो कि जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है किस रूप में? तो द्रव स्नेहिक रूप में जाना जाता है। किस रूप में? तो द्रव स्नेहिक रूप में जाना जाता है कोलाइडी को। यानी आप देखेंगे कि कोलाइडी जो होता है वो क्या होते हैं, जैसे आपकी बात करें, अगर हम दूध की बात करें, खून की बात करें, ये सब क्या है, दही की बात करें, तो कोलाइडी कण कहलाते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? यानी भारत में जो है कितनी भाषाएं की मान्यता प्राप्त की? भाषा तो बहुत ही प्रकार के, सब लगभग अलग क्षेत्रीय भाषा बहुत होते हैं, लेकिन भारत के भाषाओं में जो अगर संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है तो कितनी भाषाओं का प्राप्त है? याद रखेंगे कि 22 भाषाओं को मान्यता क्या है, प्राप्त है शासनिक। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की हानि एक अपचयन क्रिया होती है, और एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी एनोड पे जो क्रियाएं होती है उसे क्या कहलाता है? क्या उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है? उपचयन अपचयन दोनों कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, ये राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, वह प्रक्रिया होता है उपचयन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा के देंगे, जो आपको सवाल को समझना होगा, नहीं तो एग्जाम में गलती कर देंगे। ठीक है, सवाल को आपको समझना होगा क्योंकि सवाल को घुमा घुमा के पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? क्या बोला कि धन विद्युत तत्व है? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम या सीजियम? 13 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, अगर बात करें कि सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है तो ये होता है सीजियम। क्या है? सीजियम है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये सोडियम भी है, लेकिन सोडियम की परमाणु संख्या एक ही होती है। ठीक है, लिथियम 2, पोटेशियम का 1 होता है, सीजियम का अधिक होता है। आगे दिया हुआ है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ है, कौन है शुष्क बर्फ? ठोस बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, या ठोस बेंजीन है? 14 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे, अगर ठोस शुष्क पूछा है, शुष्क बर्फ जो होता है एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा, जो फ्रिजरेटर होता है जिसे फ्रिज कहते हैं, ठीक है, उसमें ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए दिया हो कि हीरा है। हीरा आखिर है क्या है? क्या सिलिकॉन है, या Al2O3 है, Al2O3 का मिश्रण है, या शुद्ध कार्बन है? तो बिल्कुल अगर बात करें हम हीरा, तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है, आप लोग पढ़े होंगे बिल्कुल। तो राइट आंसर की बात करें कि हीरा क्या है, तो हीरा एक प्रकार का शुद्ध कार्बन है, यानी कार्बन का ही अपरूप है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण हीरा चमकता। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर है ना पदार्थ माना जाता है, याद रखेंगे। आगे अगला सवाल है, क्या दिया हुआ कि एक जीवाणु कोशिका है ना
एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक बार में विभाजित होती है। यदि एक प्याला को भरने में 1 घंटा लगता है तो आधा प्याला को भरने में कितना समय लगता है। ध्यान से सवाल को समझिएगा। दिया हुआ है कि एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट में एक विभाजित होती है ना, एक बार विभाजित होती है। यदि यह एक प्याला को भरने में 1 घंटा का समय लगता है तो आधा प्याला को भरने में कितना समय लगेगा। कितना समय लगेगा याद रखेंगे, ये लगभग समय जो लेता है उतना ही समय लग जाता है, 59 मिनट। ठीक है, कितना 59 मिनट आधा प्याला भरने में समय लगेगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला दिया हुआ है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवाणु क्या है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समस्त एक मुक्त जीवाणु है, क्या है? राइजोबियम है, ओजेटोबैक्टर है, या क्लास्ट्रीडियम है, या स्ट्रेप्टोकॉक्स है। राइट आंसर की बात करें, थोड़ा बड़ा ही सवाल कन्फ्यूजन वाले होते हैं। तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवाणु जो होते हैं वो राइजोबियम होते हैं। क्या होते हैं? राइजोबियम। ये आपको दलहनी पौधे की जड़ों में भी राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। आगे, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। फफूंदी जो उसमें संचित यानी जमा के रूप में खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? क्या श्वेततार होता है, ग्लाइकोजन होता है, लिग्निक होता है, या ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलियां होती है। 18 नंबर सवाल का आंसर। याद रखेंगे कि जो फफूंदी में खाद्य पदार्थ जो संचित होते हैं वो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अफीम पाया जाता है, बिल्कुल पहले भी हम क्लियर करवा चुके हैं कि अफीम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? काफिया एरोबिया से, या कैनाबिस सेटावा से, या थियासिनेसिस से, या पापुआर सोमनिफरेंस से। कहाँ से प्राप्त किया जाता है अफीम? तो अफीम पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है तो याद रखेंगे ये जो है पापावर सोमनिफेरस से प्राप्त किया जाता है अफीम। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अफीम आप लोग देखें इसका खेती भी किया जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? त्वरण का मात्रक नहीं है, याद रखेंगे। अगर बात करें हम कि त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि मीटर में हो या किलोमीटर में। तो पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन भी होगा, तीसरा ऑप्शन भी होगा, लेकिन यहाँ पे सी नहीं होगा। किलोमीटर प्रति सेकेंड नहीं, सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम साइंस के ही 20 क्वेश्चन रहने देते हैं। अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें सोशल साइंस से 20 कंप्लीट कर देंगे। एवरीडे शाम को क्लास चल रहा है, तो हमारे क्लास को अवश्य ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।